हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा थोड़ा इकोनॉमी से संबंधित होगा, ठीक है। दरअसल में ना ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की पिछले कुछ सालों के अंदर कैसी प्रोजेक्शंस रही है, साथ ही साथ जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उनकी क्या प्रोजेक्शंस थी, इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा दिल्ली की एयर पोल्यूशन से संबंधित। हम पहले भी इस तरह के आर्टिकल्स बहुत सारे देखे हुए हैं, आज फिर थोड़ी और बात करी गई है तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड हमारा टॉपिक होगा दैट इज इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप से संबंधित। तो तीनों के तीनों मुद्दे समझेंगे, राइट। बट उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे दैट इज डॉक्टर स्वामीनाथन जी के द्वारा दी गई है। देखो, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को आप जानते हो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ उसके एक तरह से फादर माने जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन प्ले किया है उस टाइम के अंदर। इनकी कोड क्या है? इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट। कि अगर एग्रीकल्चर गड़बड़ हो गया ना तो बाकी के जितने भी सारे चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज या कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर, वो ढंग से नहीं हो पाएगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखो यही है कि एग्रीकल्चर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है हमारी इकोनॉमी का। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी होना। अगर आप खुद सोचो कि अगर एक देश है वो अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकता या फिर उनको सस्टेन नहीं कर पा रहा तो वो सिक्योर नहीं है। तो एग्रीकल्चर से हमारे यहाँ पे क्या आती है? फूड सिक्योरिटी। प्लस इसके अलावा आप जानते हो कि इंडिया की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। अब इस पॉपुलेशन जो मैक्सिमम जॉब्स दी जाती हैं वो कौन दे रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कौन है? एग्रीकल्चर, ठीक है। नियरली 45% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर इनडायरेक्टली बात करूं तो बहुत ज़्यादा इससे नंबर बढ़ जाता है। इसके अलावा देखो, इंडिया के 70% लोग आज भी हमें रूरल एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो रूरल इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सस्टेन करना है, अगर रूरल इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो वो सारी चीज़ें हमें यहीं से आ पाएंगी। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ना आत्मनिर्भरता के बारे में, ठीक है। सेल्फ सस्टेनेबल, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी हो गया, सेल्फ रिलायंस की बात करी जाती है। तो ये बातें कहाँ से आएंगी? ये बातें के लिए भी एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। बाकी देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट्स हो गया, वो सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसको आपने चाहे GS3 में भी आप कई बार लिख सकते हो या फिर कई बार हमारे ऐसे भी देखने को मिल जाता है एग्रीकल्चर कॉरस्पॉन्डिंग, तो कहीं पर भी इस तरह की कोड्स आप यूज़ करी जा सकती हैं। पर देखो, क्या इंडिया एग्रीकल्चर में ठीक कर रहा है? द आंसर इज अ क्लियर, मतलब अच्छा हम नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल आपको ना अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डेटा देखोगे ना तो नियरली हर साल 10,000 किसान हर साल सुसाइड कर लेते हैं। ये क्या शो कर रहा है हमें? ये शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर हमारी सही स्थिति में नहीं है। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको थोड़ा बेहतर तरह से लेकर आना होगा। जो भी अलग अलग तरह के इनपुट्स हैं वो हमारे फार्मर्स तक आसानी से पहुंचने चाहिए। जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको और अवेलेबल कराना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी 70% से ऊपर ये चल रहे हैं हम, बट इसको और बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे जो लैंड होल्डिंग्स हैं बहुत छोटी छोटी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, इस तरह के छोटे छोटे फार्म लैंड्स हैं। अब छोटे फार्म लैंड होने की वजह से ये प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। तो ज़रूरी क्या है? इनकी जो फ्रेगमेंटेशन है इसको हम थोड़ा ठीक करें ताकि ये जो सारे मुद्दे हैं हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। आई बात समझ में? तो एग्रीकल्चर का सक्सेसफुल होना इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं ना कि 2047 तक इंडिया को क्या करना है? डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, राइट। तो ये सारे जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो इश्यूज हम देख रहे हैं, चाहे वो फार्मर सुसाइड हो गया, क्रेडिट ना मिलना, ये सारे मुद्दे हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हम अपना जो टारगेट है उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है? सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड दैट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको आप GS पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि दुनिया में ना कुछ प्रेडिक्शंस होती रहती हैं। कभी कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, कोई रिसर्चर हो गया, कोई एनालिस्ट हो गया, ये सारे अलग अलग तरह के प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ब्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। ब्राज़ील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ये ग्रुप कैसे बना है? दरअसल में ना एक जिम ओ'नील करके एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, ठीक है ना, जो गोल्डमैन सैक्स है उसकी तरफ से थे। इन्होंने बोला था बेसिकली ये 4 पहली कंट्रीज BRIC, इन 4 कंट्रीज के बारे में बोला था कि काफ़ी आने वाले टाइम के अंदर ना इनकी इकोनॉमीज काफ़ी तेज। बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। तो इस तरह से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो ब्रिक्स है वो काफ़ी तेज़ी से इनकी इकोनॉमी आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करेगी। पर
कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ लीडर्स थे जो इसके रिगार्डिंग काफ़ी कंसर्न थे या फिर अनसर्टेन थे। रीज़न क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। जैसे जापान आपने देखा है, ठीक है, जापान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बिल्कुल इनकी इकोनॉमी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, राइट। फिर बाद में हमें क्या देखा, जापान काफ़ी एक रिजिलियंट इकोनॉमी बन के आया। कैसे कि इन्होंने ना अपनी ग्रोथ वापस से खड़ी करी, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को वापस से खड़ा किया, अपनी ग्रोथ वापस से सस्टेन करी। तो 1980 के आसपास पता है ऐसे बोलने लग गए थे लोग कि अब आने वाला जो दशक है ना, सॉरी आने वाली जो सदी है, ठीक है, वो किसकी होगी, जापान की। बेसिकली जो 21st सेंचुरी होगी वो जापान की होगी, ऐसा लग रहा था। पर फिर हमने क्या देखा 1980 के बाद, हमने ये नोटिस किया कि जापान की जो ग्रोथ रेट थी वो कम ही होने लगी, ठीक है, उतनी तेज़ी से नहीं ग्रो हुई। उसी तरह से ना बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि जब भी हम कोई ना कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो इस तरह के कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो होता क्या है ना, दरअसल में एक चीज़ होती है सिनेरियो प्लानिंग की। मैं समझाता हूँ क्या। मान लो आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो प्रेडिक्शन करने के लिए ना आपको अलग अलग फैक्टर्स चाहिए कि उसकी आज ग्रोथ रेट कितनी है, उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। पर बहुत सारी चीज़ें हम प्रेडिक्शन के अंदर कई बार छोड़ भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी, अगर जो वहाँ की गवर्नमेंट या फिर जो नई गवर्नमेंट बनेगी क्या वो फ्री मार्केट को कितना प्रमोट करेगी, किस तरह की वहाँ की लोकल कंडीशंस क्या होंगी, क्या ऐसा तो नहीं लोगों के अंदर आपस में वायलेंस वगैरह बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे को मतलब है ना कि बिजनेस कंडीशन अच्छी नहीं होंगी। ये सारी कंडीशंस को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना जब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से अच्छी प्रेडिक्शन वही होती है जो सारी सिनेरियो प्लानिंग्स को कंप्यूट करे, वो सारी चीज़ें देखे कि सोशल कंडीशंस वहाँ की कैसी होंगी, पॉलिटिक्स कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें तभी हम अच्छा कर सकते हैं। एक नो आप लोगों ने ना जो स्पेशली सदर्न इंडिया से इसको देख रहे हैं वो शेल कंपनी के बारे में जानते होंगे, बाकी लोगों ने भी देखा होगा, बट बेंगलोर के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर है। शेल के ना वो होते हैं पेट्रोल पंप्स होते हैं, आपने देखे होंगे। तो शेल कंपनी ना इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी थी। क्या नोटिस करा था, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो सोवियत यूनियन है ना, और साथ ही साथ बेसिकली जो बाद में रशिया बना, रशिया और जो यूरोपियन यूनियन या वेस्ट की बात कर लीजिए, इनके बीच में आने वाले टाइम के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ने वाला है। ये मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड वॉर के टाइम पे। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोल्ड वॉर खत्म होगी और खत्म होने के बाद क्या होगा, रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में आपस में डिपेंडेंसी आएगी। और ये चीज़ बाद में होते हुए देखने को मिली भी। इन्होंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था, इन्होंने देख लिया था कि हाँ फ्यूचर इस तरह से वर्क करेगा, तो इन्होंने अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करी और इसी वजह से कंपनी ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो पाई। बाकी जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, उन्होंने ये सिनेरियो प्लानिंग अच्छे से वो नहीं समझ पाए एंड इस वजह से वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए जितना ये शेल कंपनी हो पाई है। तो यहाँ पर ना राइटर ने इसी की बात करी है कि जब भी हम बात करते हैं तो प्रॉपर सिनेरियो प्लानिंग की बात होनी ही होनी चाहिए। अब देखो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आप सभी जानते हो एक तरह का क्या है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन्होंने किसके साथ मिलके, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये भी दरअसल में ना एक तरह की ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आपको देख लो अलग अलग बिजनेस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एकेडमिक हो गया, इस तरह के अलग अलग लीडर्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने CII के साथ मिलकर इंडिया के लिए अलग अलग सिनेरियोज बताए कि किस तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने नोटिस किया ना वो यही था कि हम सिर्फ डेटा के ऊपर नहीं जाएंगे, हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या पावर्टी कितनी है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी कितनी है, या फिर किस तरह की एक्सटर्नलिटीज आ रही हैं। मतलब कोई आप प्रोसेस कर रहे हो उसके कुछ नेगेटिव चीज़ें तो नहीं आ रही। जैसे मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई, कोयले की कोई फैक्ट्री लगाई, तो इसका इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट कितना आया, ये होती है एक्सटर्नलिटीज़ की बात। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने करी। ये बात है कब की, 2005 की, ठीक है। 2005 में ना इनकी एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, और इन्होंने देखा कि 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। अब उस टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे ना 2005 में, याद करो 2005 का टाइम, तो इंडिया की इकोनॉमी ना काफ़ी अच्छी चल रही थी। हमने 8% ग्रोथ, इस तरह से 7-8% की ग्रोथ हम देख रहे थे। तो उस टाइम पे इंडिया शाइनिंग मूड में था, पूरी दुनिया में काफ़ी शाइन कर रहा था, और इंडिया क्या था, दुनिया की सबसे तेज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, ठीक है ना। तो इससे इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 20 साल के बाद, यानी कि 2005 में सोचा कि 2025 में इंडिया कहाँ पर पहुँचेगा, और इसके रिगार्डिंग इन्होंने 3 प्रेडिक्शंस करी। 3 प्रेडिक्शंस का मीनिंग बेसिकली 3 सिनेरियोज लेकर आए कि 2025 में इंडिया यहाँ पर हो सकता है। अब ये क्या थे 3 सिनेरियो, देखो पहला सिनेरियो इन्होंने देखा कि इंडिया में ना बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं। नए नए लोग एज इन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने बात करी कि कुछ नए नए मिलियनियर्स आ रहे हैं,
ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन हो रही है। हमने 1991 में क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल। उससे क्या हुआ, नई नई अपॉर्चुनिटीज आई, नई प्राइवेट कंपनीज हमें देखने को मिली, मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पर आने लगी, और इस वजह से जो इंडिया में अमीर लोगों की संख्या है वो बढ़ने लगी। इसके साथ ही बॉलीवुड भी देखो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। आप देख रहे हो जैसे बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं आज के टाइम पर वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो इस तरह से इंडिया में अमीरों की संख्या बढ़ने लग गई थी। अब अमीरों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वो बाहर से अच्छी अच्छी चीजें मंगाएंगे, इंपोर्टेड कार्स आएंगी, इस तरह की चीजें हमें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। नए नए साथ ही साथ क्या हुए, एंटरप्रेन्योर्स भी आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली मिल रही थी। पर इसके साथ ही साथ दूसरी चीज क्या थी, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में देखो आप अगर उस टाइम को रियलाइज करोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म की बात, ठीक है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात, ये काफी बढ़ रहा था उस टाइम के ऊपर। इवन अगर आप याद करोगे ना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडिया का ना सबसे मेजर दिक्कत पता क्या है, दैट इज नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इस तरह के क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो ये सारे इश्यूज थे कि हमारे यहाँ एक तो पहले मिलियनेयर्स वगैरह आ रहे थे, अच्छी बात है, बट ऑन द अदर हैंड दूसरी कंसर्न्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते थे। तो ये तो इन्होंने बताया है बॉली वर्ल्ड करके, जो क्या था पहला सिनेरियो की ऐसी पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर, जहां पर क्या होगा, अमीर लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफी गरीबी में जी रहे होंगे। ऐसा इन्होंने कहा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो के नाम इन्होंने रखा क्या, अटकता भारत। देखो हिंदी का ही वर्ड है अटकता, कि यहां पर ना देखो क्या था कि अटक चुके हैं हम। किस चीज में अटक चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट ना, उसका एक तरह से कह लीजिए कि गवर्नमेंट का एक तरह से इंटरवेंशन ज्यादा था। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि गवर्नमेंट ना मान लीजिए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना, क्या करे, गवर्नमेंट ज्यादा रोल प्ले करने लग जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम देखो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे थोड़ा सा एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, पर अगर सोचो अगर गवर्नमेंट को लगे कि नहीं प्राइवेट सेक्टर या तो अच्छा काम नहीं कर रहा, या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, या फिर इस तरह की जो इनइक्वालिटी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए। तो ये एक रोल हो सकता था। यहां पर इससे क्या होता, अगर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो हम एक्सपेक्ट करते कि शायद इकोनॉमी उतनी हमारी तेजी से ग्रो ना करती जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसको इन्होंने क्या बोला, अटकता भारत, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से इंडिया थोड़ा ग्रोथ के अंदर अटक जाता है। अब देखो दोनों के दोनों सिनेरियो जो हमने डिस्कस करी, एक हमने क्या देखा बॉली वर्ल्ड वाला, और दूसरा हमने क्या देखा अटकता भारत। दोनों में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पर पॉलिसीज ना दरअसल में ऊपर से बन के आ रही हैं। ये क्या है, एक तरह की टॉप डाउन अप्रोच है कि गवर्नमेंट कितना इंटरफेरेंस करना चाहती है। अटकता भारत में थोड़ा ज्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है, बॉली वर्ल्ड में कंपैरेटिवली कम है, वहां पर नए नए मिलने आ रहे हैं, बट इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इस तरह की चीजें थी। दोनों सिनेरियोस कैसे थे, टॉप डाउन, ऊपर से पॉलिसीज बनकर आ रही हैं। पर राइटर ने यहां पर बात कर रहे हैं कि एक ना तीसरा सिनेरियो भी था। व्हाट वाज दैट, इस रिपोर्ट के अंदर वो था कि वहां पे प्लानिंग कैसे थी, बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब कि नीचे से भैया पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है, वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं ऊपर तक जाएंगी, ऊपर ऊपर वाले लोगों को बेनिफिट्स देंगी। अब इसमें क्या बात करी गई थी, इसमें बात करी गई थी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना वुमेन एसएचजीज के बारे में बहुत सुनते हो, ठीक है ना, कि वो क्या होंगी, आपस में मिलकर साथ आएंगी, आपस में कंट्रीब्यूट करेंगी, हो सकता है एक तरह से आपस में मिलकर एक एंटरप्राइज बनाए, ठीक है ना, किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हो अलग अलग, ठीक है ना, तो इन सभी तरह के इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे, जहां पर लोकल लीडर्स आते हैं। स्पेशली यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, उनको लोन मिल जाता है आसानी से अगर साथ में मिलकर आते हैं। जो सेविंग्स हैं उनको अच्छे से मोबिलाइज किया जा सकता है, एंड उसके बेसिस पे एक रूरल इकोनॉमी को और भी स्टिमुलेट किया जा सकता है। इसके साथ ही जैसे कोऑपरेटिव्स हो गया, ठीक है ना, जैसे अमूल क्या है, एक तरह का कोऑपरेटिव ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से फार्मिंग, डेयरिंग, ये सारी चीजें बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, ये सारे जो प्रोसेस किए जा रहे हैं, चाहे एसएचजी हो गया या बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये लोगों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। यहां कोई ऊपर से इनको बता नहीं रहा कि आपको ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। लोग खुद आगे आए, लोग एम्पावर हों, तब ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। देखो हमारे आज के जो प्रधानमंत्री है ना, वो भी हर चीज में बताते हैं ना कि हमें एक हर चीज को अगर हम जन आंदोलन बना दें, बेसिकली लोगों की इन्वॉल्वमेंट वहां पर ले आए, तो सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हमने कोई जिम्मेदारी छोड़ दी गवर्नमेंट के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो शायद उसके रिजल्ट उतने अच्छे ना हो, पर अगर लोग इन्वॉल्व हो जाएं तो डेफिनेटली ये चीज हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और इसी सिनेरियो का क्या बोला गया, पहले इंडिया, ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो यहाँ पे इन्होंने बात करी थी। तो ये सारे सिनेरियो देखो 2005-2006 में हमें देखने को मिले। उस टाइम पे अगर आप नोटिस करो, इंडिया मैंने बताया आपको लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, पर उसके बाद हमें क्या एक चीज देखने को मिली, हमें देखने को मिला कि उस टाइम के बाद 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ठीक है।
उस टाइम पे क्या हुआ, जो G7 था उसने अपने आप को इनलार्ज किया, एक G20 ऑर्गेनाइजेशन बनाई उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने बात करी है कि ये जो सारे इश्यूज थे उस टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर इस टाइम पे इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, इनसिक्योरिटी भी बढ़ी है। ऑक्सफैम की आप रिपोर्ट जानते हो, ठीक है ना, अमीर और अमीर होते रहे और गरीब और गरीब होते रहे। तो इस तरह की चीज़ें हमें इंडिया में भी देखने को मिली है, जहाँ पर ये सारे इश्यूज हमें फेस करते हुए देखने को मिले हैं। अब देखो, इंडियन साइंटिस्ट के पास सामने एक चॉइस थी बेसिकली कि किसको फॉलो करें, क्या वो बॉलीवर्ल्ड को करें, क्या वो अटकता भारत को करें, किस तरह से करें। तो ये सारे चॉइसेस थी, बट सबके अपने अपने इश्यूज हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो इंडिया को देखो अब किस पर आने वाले टाइम के अंदर किस मॉडल पे जाना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे राइटर का मानना है हमें पहले इंडिया के ऊपर ही जाना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, इस मॉडल को अगर हम प्रमोट करेंगे, लोकल लोग आगे आएंगे, लोगों का ज़्यादा इंपावरमेंट होगा, लोकल कम्युनिटीज अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगी। इसके साथ ही देखो, आप जानते हो इंडिया G20 का भी अब होस्ट है, ठीक है ना, आने वाले 1 साल के लिए नियरली अब G20 का भी हमने होस्टिंग ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि G20 के माध्यम से हम इस मॉडल को प्रमोट करें, जहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, लोग आगे आएँ। और ये देखो, ये जो आइडिया था ये कहीं ना कहीं गांधीयन अप्रोच ही तो है। गांधी जी के जो DPSP भी हमें देखने को मिलते हैं, उसमें इन्हीं सभी बातों की तो जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे ना, तो आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली इंडिया जो एक 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आम लोगों का, मेरे और आपके जैसे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ऐसा यहाँ पर राइटर का मानना है। आई बात समझ में? ये था हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, दिल्ली चोकिंग बट डू नॉट ब्लेम स्टेबल बर्निंग अलोन। देखो हम लोग ना, देखो इसको पहले तो आप GS पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का रिलेट कर सकते हो, पर आप देखो खुद कि जब हम बात करते हैं ना पराली जलाने की, हम अक्सर बात करते हैं कि हाँ यही रीज़न रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं कि दिल्ली का AQI तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है ये। पर राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे ना पराली जलाना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमें उन्हीं सभी फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी काम करना है। एक फैक्टर डेफिनेटली है पराली जलाना, पर इसके अलावा बाकी सभी होलिस्टिक फैक्टर्स के ऊपर वर्क करेंगे तब ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। देखो राइटर यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हर साल ना अक्टूबर नवंबर में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है टीवी मीडिया के ऊपर कि हाँ दिल्ली का पोल्यूशन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया। थोड़े दिनों बाद वो अचानक से टीवी से गायब हो जाती हैं, फिर अगले साल फिर यही चीज़ होती है, फिर वही सेम प्रोसेस साल दर साल चलता रहता है। तो हमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। ये सिर्फ देखो पोल्यूशन तो चलो है ही है, इसके साथ ही ना ये हमारे लिए क्या बन गया है, हेल्थ हैजार्ड बन गया है। ठीक है, कैसे? अगर आप नोटिस करोगे ना तो हर साल लगभग 25 लाख डेथ्स किसी ना किसी तरह से एयर पोल्यूशन से लिंक होती हैं। हमारी आंखों को, हमारे थ्रोट को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बात एयर की नहीं है, यहाँ पर मेरी और आपकी ज़िंदगी की भी बात है। तो इसके लिए हमें इस बात पे फोकस करना ही पड़ेगा कि इतने सालों से हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं पर हमारा कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा ढंग से। इसके देखो काफ़ी सारे रीजंस है। रीजंस फॉर एग्जांपल ये है कि एक गवर्नमेंट ने ना CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाई थी, पर इसने भी कुछ ना नया सोल्यूशन ऑफर नहीं किया। होता क्या था, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले जो हमारा मिनिस्ट्री थी, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री और जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है EPCA जो अथॉरिटी है, ये मिलके कुछ लेकर आते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हमने बनाया, इसने भी वही सारे सोल्यूशन देने लग गए जो पहले वो देते थे। कहने का पॉइंट क्या है, आपने क्या किया, एक पुरानी बॉडी, एक दूसरी बॉडी को चेंज करके एक नई बॉडी के पास काम दे दिया, पर जो नई बॉडी है वो भी उसी तरह से काम कर रही है जैसे पुरानी बॉडी काम कर रही थी, वही सेम सोल्यूशन दे देती है। बस होता क्या है, थोड़ा सा उसको ना मॉडिफाई कर दिया जाता है, हल्का सा मॉडिफिकेशन करके वही सारी चीज़ें बता दी कि स्कूलों को बंद कर दो, ठीक है ना, घर से बाहर मत निकलो, कंस्ट्रक्शन को रोक दो, ट्रक्स को यहाँ चलने दो, ये सारी चीज़ें। पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सारे ना हम कब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम तब कर रहे हैं जब इवेंट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना। एक मान लो ना, एक ये घर है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि घर को ना जब आग लग जाए फिर आप सारे प्रोसेस करो कि अच्छा अब फायर ब्रिगेड को बुला लो, ठीक है, पड़ोसियों से पानी मांग लो, किसी ना किसी तरह से इसको आग बुझाने की कोशिश करो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप पहले से ही तैयार रहो कि कल को अगर आग लगेगी ना तो हमारे पास ये सारे इंतजाम ऑलरेडी घर में हो रखे हैं। तो इसको कि मैं क्या बोलता हूँ, प्रोएक्टिव सोल्यूशन। आपने पहले से चीज़ों की तैयारी करके रखी हुई है, आप एंटीसिपेट कर चुके हो कि कल को इस तरह की सिचुएशन आएगी तो मैं पहले से तैयार खड़ा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है आपका, एक रिएक्टिव सोल्यूशन, कि मतलब चीज़ें होने दो, आग लगेगी फिर हम देखेंगे क्या करना है।
तो आप मुझे खुद बताओ कौन सा बढ़िया तरीका है। ऑब्वियसली ये वाला ना, प्रोएक्टिव सोल्यूशन वाला, एज देन द रिएक्टिव सोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पे दिल्ली के लिए क्या हम फोकस कर रहे हैं, हम रिएक्टिव सोल्यूशन कर रहे हैं कि अच्छा हाँ हमारी एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर स्कूल बंद कर देंगे, फिर इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे, गाड़ियों को चलना बंद कर देंगे। पर अगर हमने उसकी जड़ को पकड़ लिया, एक प्रोएक्टिव सोल्यूशन लाने की कोशिश करी, तो क्या हम इस चीज को नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, कर सकते हैं, पर हमारा फोकस ही वहां पर नहीं है। ये यहां पर दिक्कत है। ठीक है, तो अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब क्यों है, उसके लिए एक रीजन है स्टबल बर्निंग। डेफिनेटली इसको राइटर यहाँ पे मना नहीं कर रहे कि ये नहीं है, पर अगर हम नोटिस करें ना तो स्टबल बर्निंग का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, स्टबल बर्निंग को ना रोकने के लिए काफी बार ना हम इसकी बात करते हैं, दैट इज हैप्पी सीडर सोल्यूशन की। अब सर ये हैप्पी सीडर सोल्यूशन क्या है? देखो जैसे आपका ना एक मान लो एक ट्रैक्टर है आपके पास, ठीक है सर। अब ट्रैक्टर के पीछे ना आपके एक मशीन लगा दी जाएगी। सर ये मशीन क्या करेगी? ये मशीन ना जो चावल है, मान लो राइस का स्ट्रॉ है, उसको काट देगी। ठीक है, काटने के साथ ही साथ उसको क्या कर देगी, उसको लिफ्ट भी कर देगी, मतलब ऊपर उठा लेगी। फिर ये लिफ्ट तो चलो कर दिया, एक सेकेंड सॉरी, इसको लिफ्ट कर दिया, पर लिफ्ट करने के साथ साथ ना जो वन सेकेंड, इसको लिफ्ट करने के साथ साथ फिर वहां पर क्या होगा, जो नई क्रॉप थी, जो बेसिकली नेक्स्ट क्रॉप लगानी है, जैसे मान लो अगर वीट लगानी है तो वो वीट लगा दी जाएगी। कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन है, वो मशीन जो राइस स्ट्रॉ है उसको उठा लेगी, उसको लिफ्ट कर लेगी, मतलब उसको, ठीक है ना, और उसकी जगह पे जो नया क्रॉप था वीट, उसको लगा दिया जाएगा। अभी जो राइस स्ट्रॉ जो कट किया था ना, जो लिफ्ट किया था एक तरह से, वो एक तरह से क्या काम करेगा, वो मल्च की तरह काम करेगा। अब सर मल्च क्या होता है? देखो मल्च बेसिकली कोई भी डेड लीव्स हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं वहां की सॉइल को, वहां के प्लांट्स को, उनकी रूट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये आइडिया है हैप्पी सीडर सोल्यूशन का। अब इसको एज अ सोल्यूशन दिया गया ताकि हम ना ये जो इशू है पराली जलाने के रिगार्डिंग ये ना करें, पर तब भी उसके रिगार्डिंग ना हमारे प्रॉपर, एक तो हमारे फार्मर्स को प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया गया कि वो इस चीज को यूज करें, और इतना भी अच्छा एक्सपीरियंस हैप्पी सीडर का नहीं रहा है। अभी भी देखो जो दिल्ली है, वो चाहे उसकी डस्ट हो गया, उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इनके रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज हैं, पर हमारा फोकस उनके ऊपर बहुत कम है। इसके साथ ही देखो इंडस्ट्रीज के अंदर कितना पर्टिकुलर एमिशन हो रहा है, हमने ना उसको मॉनिटर नहीं करते। हमने देखो गाइडलाइंस बना रखी हैं, पर गाइडलाइंस अगर मान लो अगर इंप्लीमेंट ही नहीं होती, कोई उसको देखता ही नहीं कि कोई गाइडलाइन को, ऐसा तो नहीं है कि कोई उसको वायलेट कर रहा है। ये सारी दिक्कतें हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, पर रोक नहीं पा रहे, प्रॉपर से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। चीजें हमने बना दी, बहुत सारे लॉज बना दिए, उनका कंप्लायंस नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, कोई कंप्लायंस ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो गाड़ियों से भी दिक्कत आती है। ठीक है, गाड़ियों से भी डेफिनेटली व्हीकल्स भी आपके एक मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन रहते हैं। देखो ऑल तो यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि हमने देखो मेट्रो वगैरह चला रखी है दिल्ली के अंदर, पर इवन मेट्रो चलाने के बावजूद भी हमारी ना देखो काफी जगह ऐसी हैं जहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, कि बिल्कुल आखिरी तक पहुंचने के लिए ना हमारे पास वहां पे मेट्रो अभी तक भी कई जगह पे नहीं पहुंची है। इसकी वजह से मान लो होता क्या है, जैसे मान लो कोई टू व्हीलर है ना, वो अभी तक काफी जगह पे ऐसा देखने को मिला है, वो मेट्रो के ऊपर या फिर जो हमारे और जो बसेज होती हैं उनके ऊपर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो हमें फोकस क्या करना चाहिए, थोड़ी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको थोड़ा और इंप्रूव करें। इसके साथ ही जो गाड़ियां, जो बसेस भी हैं ना, वो बसेस की क्वालिटी भी काफी कई जगह पे खराब है, तो उनको अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता। अच्छे से अगर मेंटेन नहीं करोगे तो होगा क्या, डेफिनेटली वो पोल्यूशन का कारण बनेगी ही बनेगी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब सर इसको ठीक कैसे करना है ये तो बताओ। देखो यहाँ पर ना जो अभी तक हम चीजें करते आ रहे हैं उसके अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है, हमने ना बहुत सारी बॉडीज बना रखी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जो इसके रिगार्डिंग देखते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, देखो जब ना कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी बन जाती है, वो दरअसल में किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। मान लो मैंने आपको ना, आप 5 लोग हो, मैंने आप सभी को कुछ ना कुछ काम दे दिया कि अच्छा ऑफिस को संभालना आप सभी की जिम्मेदारी है, तो टेक्निकली ना वो कोई भी आप में से जिम्मेदारी नहीं करेगा। आप सोचोगे अच्छा ये दूसरा बंदा कर लेगा, दूसरा बंदा सोचेगा तीसरा कर लेगा, तीसरा सोचेगा चौथा कर लेगा। अब इतनी सारी यहाँ पे बॉडीज हो चुकी हैं तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं ये जिम्मेदारी इनकी है, यहाँ पे दूसरी सरकार है, ये दूसरी सरकार बोल देती है कि नहीं यहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर है, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलता रहता है। यहाँ पर हमें एक सिंगल एंटिटी बनानी पड़ेगी ताकि जो जिम्मेदारी ले इसकी रिगार्डिंग, ऐसे ना साइलोज में काम करके नहीं चलेगा। साइलोज मतलब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, सब अलग अलग अपने अपने काम कर रहे हैं, नहीं, आपस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपस में आपको कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लेकर ही आना पड़ेगा, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हम देखने को मिले। बाकी मैंने जैसा आपको बताया ना, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, वो जो प्रोएक्टिव अप्रोच है
वो अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पहले आग लग गई फिर सोचे कि अब आग को कैसे बुझाएं, नहीं, आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि आने वाले सालों के अंदर हम दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन की दिक्कत है इसको सॉल्व कर पाएं। अदरवाइज होगा क्या, देखना फिर से इस बार वही सेम चीज़ होगी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, फिर से न्यूज़ आएंगी, फिर से एडिटोरियल छपेंगे, फिर से टीवी में डिबेट्स होंगी, फिर से कोई दिक्कत, फिर से वही सेम चीज़ प्रोसेस चलता रहेगा। इसको रोकना कहीं ना कहीं हमें ज़रूरी हो चुका है और इंपॉर्टेंट है कि अभी से हमारी गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग अच्छे से काम करे। आई बात समझ में? तो ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ। ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, इंटेंस एंगेजमेंट। यहाँ पर आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पर दरअसल में बात हो रही है, देखो, इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस की, ठीक है ना। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पर आई, ठीक है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके साथ इनकी डिस्कशन हुई कि किस तरह से हम अपनी बाइलैटरल पार्टनरशिप को और भी आगे लेके जा सकते हैं, राइट। उसी तरह से देखो, ये काफ़ी बार भी ना इस साल भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, मोदी जी, और साथ ही साथ जो वहाँ के चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर हैं, उनकी भी मीटिंग हुई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ G7 का जो आउटरीच समिट है वहाँ पर भी हमारी मीटिंग हुई है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर G7 के तो हम मेंबर नहीं है। देखो G7 के बिल्कुल इंडिया मेंबर कौन कौन है, G7 के मेंबर है कनाडा देखने को मिल जाएगा आपको, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया एंड USA। तो मेंबर तो ये 7 हैं, पर वहाँ पर ना आउटरीच समिट भी होता है, तो आउटरीच समिट के अंदर हम मिले हैं, ऑल्दो हम मेंबर नहीं है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा देखो इंडिया और जर्मनी में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे जर्मनी ने अग्री किया है, क्या करेंगे वो, हमारे अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। इसके साथ ही इंडिया के लोग जो वहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, या फिर जर्मनी के लोग यहाँ पर आए हैं रिसर्च के लिए, इन्वेंशन के लिए, किसी भी पर्पसेस के लिए, किस तरह से इसको हम आसान बना पाएँ, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। इसके अलावा देखो, जो इंडोनेशिया बाली के अंदर जो G20 समिट हुआ वहां पर भी ये सारे मिले, ठीक है। अब 2023 के अंदर क्या होगा, जो जर्मनी के चांसलर हैं वो इंडिया में आएंगे पहले, फिर उसके बाद G20 समिट भी आप जानते हो अगले साल सितंबर में इंडिया में ही होना है, अभी भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे मुद्दे भी यहाँ पर होने ही है डिस्कस। तो अगले साल 2 बार तो कम से कम इंडिया और जर्मनी के चांसलर डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी देखो, इनका सपोर्ट भी है इंडिया के डिफरेंट इश्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो G4, ठीक है, G4 भी एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के अंदर परमानेंट सीट मिले उसके रिगार्डिंग ना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक G4 का मीनिंग क्या है? G4 जैसे इसमें आ गया कौन, इंडिया आ गया, इसमें आ गया जर्मनी आ गया, इसमें आ गया जापान और चौथा आ गया ब्राज़ील। ये चारों कंट्रीज क्या चाहते हैं, बेसिकली ये चारों कंट्रीज चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले और इसके लिए एक दूसरे की बिड को ये सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखो क्लाइमेट चेंज हो गया या और पर्टिकुलर चीज़ें होंगी, तो इंडिया और जर्मनी के बीच में एंगेजमेंट इसके रिगार्डिंग बढ़ता ही जा रहा है। देखो ये जो जर्मनी की जो मैं बात कर रहा था ना फॉरेन मिनिस्टर की, ठीक है ना, दरअसल में ना इन्होंने पहले थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया था। रेदर आई वुड से कि जो कश्मीर का देखो मुद्दा है ना, इसमें इन्होंने क्या बात करी थी, इन्होंने बात करी थी कि जो UN है, यूनाइटेड नेशन, इसको देखना चाहिए कि कश्मीर का मुद्दा कैसे सॉल्व हो। पर इंडिया का क्या मानना है, इंडिया का तो देखो ये मानना है ना कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो बाइलैटरल डिस्प्यूट है जिसको इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, हमें किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। पहले इन्होंने ऐसी बात बोली थी कि UN को इन्वॉल्व होना चाहिए, पर अभी इन्होंने इस बात को मान लिया है क्या कि ये बाइलैटरल मुद्दा ही है जो इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर ही सुलझाना चाहिए इनको। तो राइट, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अब इंडिया और जर्मनी के बीच में रिलेशंस हमें काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। पर देखो इंप्रूवमेंट के टाइम पे ना टेस्ट भी आएगा। किस तरह का टेस्ट? देखो आप जानते हो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, बिल्कुल सर। देखो यहां पर आपको जानते हो जर्मनी किसकी साइड है, जर्मनी तो देखो काफी हद तक यूक्रेन को ही सपोर्ट कर रहा है, रशिया के साथ तो ये काफी ज्यादा इनका तो आजकल डिसएंगेजमेंट हो रहा है। पर इंडिया का किस साइड है? इंडिया का देखो क्लियरली इंडिया ने बोला है हम पीस की साइड है, हम शांति की तरफ है, ठीक है। तो इंडिया डेफिनेटली यूक्रेन के साथ भी है एंड ऑन द अदर हैंड हमने काफी जगह पे रशिया के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिस्कशन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि इंडिया रशिया से ऑयल वगैरह भी खरीद रहा है, ठीक है। इंडिया का अगर आप नोटिस करोगे ना तो 21 गुना इंक्रीज हो गया है जितना हम रशिया से ऑयल मंगाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो जब हम बात करते हैं जर्मनी की, तो ऑल्दो देखो जर्मनी भी काफ़ी ज़्यादा यूरोप हो गया, पूरा का पूरा यूरोप काफ़ी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। पर ऐसा देखने को मिला है कि जैसे ऑयल प्राइस कैप, बेसिकली बात क्या है यहाँ पे कि 60, ठीक है ना, इन्होंने एक तरह का कैप लगाने की बात करी है कि जिसके अंदर क्या होगा $60 पर बैरल।
इससे ज़्यादा जो भी होगा ना, कोई रशिया से ऑयल अगर खरीदना है, एक तरह की अपर लिमिट लगा दिया उसके ऊपर, तो इसके बेसिस पे होगा क्या, जो यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा सा डिपेंडेंसी उनकी कम होगी इनके रिगार्डिंग। तो ये सारे चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पर यहाँ पर देखो, इस टाइम पे इंडिया को फोकस कैसे ऊपर करना चाहिए कि कैसे वो जो बाकी रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ मेंटेन करना चाहता है, उसके साथ ही साथ जर्मनी या बाकी और कंट्रीज के साथ भी कैसे लिंक करें। अब यहाँ पर जो इनके जर्मनी के चांसलर है ना, इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी थी कि दुनिया ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। कैसा टर्निंग पॉइंट? देखो, टर्निंग पॉइंट इस तरह से कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो युद्ध है, इसके बाद में जो सिचुएशन बनेगी वो काफ़ी तरह से डिसाइड करेगी कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। अब इंडिया देखो, आप जानते हो अगले साल क्या हो रहा है, हम G20 की प्रेसिडेंसी में तरफ मूव कर रहे हैं और हम इंडिया को अगले साल G20 को समिट को होस्ट भी करना है। अब यहाँ पर इंडिया की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, G20 के अंदर आप जानते हो रशिया भी मेंबर है और बाकी यूरोपियन यूनियन की डिफरेंट कंट्रीज भी मेंबर है, इंडिया तो चलो मेंबर है ही है। तो किस तरह से इंडिया इस G20 के प्लेटफॉर्म को यूज करेगा ताकि वो दुनिया भर की इन कंट्रीज के अंदर एक ग्लोबल यूनिटी लेकर आ पाए। डिफरेंट जो मुद्दे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉवर्टी हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सारे के सारे मुद्दे इंडिया के सामने होंगे। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया कैसे इन चीज़ों को मैनेज करता है। आई बात समझ में? तो ये थी आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको सारे एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।